वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम एचएलडी की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं कॉमन प्रॉब्लम लूंगा, उसके थ्रू अलग अलग बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वाले वीडियो को कंप्लीटली देखा और सही तरीके से देखा तो फिर आपको कभी भी किसी भी इंटरव्यू के अंदर एक एचएलडी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसका मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। आपको एकदम डीप डाइव करके हर एक चीज सिखाऊंगा जो कि इंटरव्यू आपसे जानना चाहता है। जब आप कोई भी एचएलडी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इंटरव्यू किस वाले पार्ट पे किस तरीके से फोकस करता है, किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करता है, उन सब चीजों को हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। मुझे पता है कि ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको पेशेंस रखना है उतने समय के लिए। अगर आपने पेशेंस रखा और कंप्लीटली इस चीज को अगर देखा तो आप किसी भी तरह की एक एचएलडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एचएलडी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम उसमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के थ्रू जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिलता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है किस कंपोनेंट का क्या काम है, आपको बेटर वे में चीजें समझ में आएंगी। इस वजह से मैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को एक आइडिया लेके उसके बेसिस पे मैं चीजें सॉल्व करूंगा और वन बाय वन हम सारे स्टेप्स को क्लियर करेंगे। इस सेशन के एंड में आपको इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एचएलडी को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। तो फॉर एग्जांपल ये एक क्लाइंट है, ठीक है, ये आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है। तो बेसिकली जब आपका कोई भी सिस्टम होता है उसको जब कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी क्लाइंट या कस्टमर जब उसको एक्सेस करता है तो सबसे पहले आपके पास एक लोड बैलेंसर की लेयर होती है। ठीक है, तो लोड बैलेंसर काफी तरीके के होते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है। तो बेसिकली लेयर 3, 4 और लेयर 7 पे लोड बैलेंसर्स होते हैं। उनके क्या पर्पज होते हैं, किस तरीके से सेटअप करते हैं, क्या डिफरेंसेज होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डेवऑप्स वाले सेशन में जानेंगे। ठीक है, लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आने के बाद में आपके पास में एक डीएमजी जोन होता है। तो बेसिकली डीएमजी जोन क्या होता है, तो डीमेटेरियलाइज जोन बोलते हैं इसको। सो बेसिकली आपका जो पब्लिक ट्रैफिक है तो ये पब्लिक जोन होता है, यहाँ पे आपका ट्रैफिक आके लैंड करता है। इन सब चीजों के बारे में डेवऑप्स वाले सेशन में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से चीजें काम करती है, किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है। फिर इसके बाद में आपका एक वीपीसी स्टार्ट होता है। वीपीसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे डेवऑप्स में। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं एचएलडी को। इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है, किस तरह के फ्लो होने चाहिए, वो सिंक में कम्युनिकेशन करेंगे, एसिंक में कम्युनिकेशन करेंगे, क्या डेटा फ्लो होना चाहिए, क्या एपीआई का फ्लो होना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वाले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे सर्विसेज डिफाइन करूंगा प्लेटफॉर्म लेवल की, उसके थ्रू आप किसी भी तरह का किसी भी बिजनेस का एक आर्किटेक्चर डिजाइन इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस पे एक रिक्वेस्ट आएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में एपीआई गेटवे होता है। ठीक है, एपीआई गेटवे का काम हमने पहले भी डिस्कशन किया कि एपीआई गेटवे का काम ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एरर हैंडलिंग, रेस्पॉन्स क्रिएशन और लॉगिंग, ये सब चीजों का काम होता है। आप रेट लिमिटिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जब पहली कोई रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड सोर्स से आई है या नहीं आई है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट। सो बेसिकली एपीआई गेटवे के बाद आपके पास बहुत सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, आपके पास में एक यूजर सर्विस होगी, एक ऑर्डर सर्विस होगी, एक पेमेंट सर्विस होगी। ठीक है, मैं वो सारी कॉमन सर्विस लेके चल रहा हूं जिसके थ्रू आप किसी भी तरह के बिजनेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास में वॉलेट सर्विस होगी। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैं एक प्रोमो सर्विस भी डाल रहा हूं। ठीक है, एक यहाँ पे मैं कैटलॉग सर्विस भी डाल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक आइडियल जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका कैटलॉग बनाना जरूरी है। अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरी, सब कैटेगरी अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप चीजें देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पिक्चर दिखाई देती है। यहाँ पे जब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले यूजर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने के दो तरीके अपने होते हैं। एक तो होता है अपने पास में JWT, एक अपने पास में होता है OAuth। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, JWT आपके पास में स्टेटलेस होता है और OAuth स्टेटलेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्टेट पता करनी है उसके लिए आपको DBA कैशे में लुकअप करना पड़ता है। तो बेसिकली OAuth आपको एक ओपाक स्ट्रिंग देती है। JWT के अंदर आपके पास में एक रिफ्रेश टोकन और एक एक्सेस टोकन होता है। ठीक है, तो आप एक रिफ्रेश टोकन से मल्टीपल एक्सेस टोकन बना सकते हैं। और जो टोकन का वैलिडेशन होता है इसमें 3 पार्ट होता है बेसिकली JWT के अंदर। आपके पास एक हेडर होता है, एक पेलोड होता है, ठीक है, और एक आपके पास में क्या बोलते हैं सीक्रेट होता है, या फिर आप उसको हैश बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 तरह की एल्गोरिथम्स होती है, SHA-256, ठीक है, और RSA। तो SHA-256 में एक प्राइवेट की से आप इसको इनक्रिप्ट कर देते हो और जब आपके पास में आता है तो फिर आप ये चेक करते हो बीच में कहीं टेम्पर तो नहीं हुआ है।
RSA के अंदर आप क्या करते हो, प्राइवेट की से JWT का जो हैश होता है उसको इंक्रिप्ट करते हो, और रेस्पेक्टिव सर्विस जो होती है वो पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करती है और हैश को वैलिडेट करती है। ठीक है, ये आपका बेसिक ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म होता है। अब इसके बाद में आता हूं कि आपने जो यहाँ पे सर्विसेज डिफाइन करी है, तो बेसिकली कैटालॉग क्या होता है? कैटालॉग एक वो सर्विस होती है जिसमें आप अपनी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उसकी प्राइसिंग और उसके स्पेसिफिकेशन, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर करते हैं। अगर आपने हमारे डीबी स्कीमा वाले जितने भी सेशन है उनको नहीं देखा है तो पहले आप जाके उनको डिटेल में देखो, क्योंकि वहां पे हमने डीबी स्कीमा का डिटेल में डिस्कशन करा है, किस तरीके से डीबी स्कीमा डिजाइन करना चाहिए स्केलेबल आर्किटेक्चर के लिए। उसके बाद आपको ये वाली सारी चीजें इजिली समझ में आएगी जो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑर्डर की। तो बेसिकली जितने भी ऑर्डर प्लेस होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ऑर्डर सर्विस पे सबसे पहले लैंड करते हैं। यहाँ पे एक प्री वैलिडेशन होता है, उसके बाद में फिर पेमेंट सर्विस में जाते हैं। अगर आपने प्रोमो लगाया तो प्रोमो सर्विस से बात करेंगे। अगर आपको अपने वॉलेट में कुछ पैसा ऐड करना है तो अपन वॉलेट सर्विस का यूज करेंगे। कैशबैक देना है तो आप वॉलेट सर्विस का यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमो हो गया, पेमेंट हो गया, वॉलेट हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है किसी भी बिजनेस के अंदर फुलफिलमेंट करना, या तो डिजिटल फुलफिलमेंट होगा या फिजिकल फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर भी अपन डिफरेंस समझेंगे। एक फुलफिलमेंट सर्विस भी होती है। अभी मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में डिस्कशन नहीं करा है। नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में हमने एक सेपरेट एक सेशन बनाया है, उसको जाके आप डिटेल में समझने की कोशिश करना। नोटिफिकेशन सर्विस एक प्लेटफॉर्म लेवल की सर्विस होती है जिसे बाकी सर्विसेज बात करती है। ठीक है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछता है, किस तरीके का उनका आंसर करना है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये सारा डिटेल में मैंने उस वाले सेशन में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं नोटिफिकेशन सर्विस यहाँ पे बेसिकली डाल देता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी फ्लो पूरा एंड टू एंड दिखता कैसा है। ठीक है, तो किसी भी एचएलडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास में क्या है, एक क्लाइंट है, एक लोड बैलेंसर है, एक डीएमजी जोन है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना रिवर्स प्रॉक्सी का सिस्टम डाल सकते हैं और उसके बाद वो सारी डायरेक्टली ट्रैफिक लैंड करेगा आपके एपीआई गेटवे के ऊपर। फिर एपीआई गेटवे रेस्पेक्टिव सर्विस को ट्रैफिक दे देगा जिस भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आई है और जिस भी काम के लिए रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, इस तरह से एक आपका आइडियल जो होता है एचएलडी इस तरह से दिखाई देता है। अब इन सर्विसेज के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है, तो सबसे पहले जब आपके पास में ऑथेंटिकेशन की जब रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में यूजर सर्विस में रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, मान के चलते हैं अभी के लिए। हालांकि एपीआई गेटवे की रिस्पांसिबिलिटी होती है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का पार्ट एपीआई गेटवे अपने पास रखता है, और जैसे कोई रिक्वेस्ट आती है वो सबसे पहले इस वाले मॉड्यूल से बात करता है यूजर वाले से, इसके अंदर जाके वैलिडेट करेगा, अगर वैलिड है तो आगे जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि रेस्पेक्टिव सर्विसेज को रिस्पांसिबिलिटी दे देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली, राइट, क्योंकि अदरवाइज आपका ओथ अगर डाउन है तो आप वैलिडेट चीजों को नहीं कर पाएंगे। इस वजह से लोग क्या करते हैं कि रेस्पेक्टिव सर्विस को कैपेबिलिटी दे देते हैं कि उनके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो खुद से वैलिडेट करे। तो अपन क्या करते हैं, यूजर सर्विस का एक अपन मॉड्यूल बना देते हैं, एक पैकेज बना देते हैं, और रेस्पेक्टिव सर्विसेज उस वाले पैकेज को इंपोर्ट कर लेती है, और आपके पास जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो मिडिलवेयर में जाके आप सबसे पहले ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला जो मेथड होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बेसिस पे फिर आप आगे का अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरीके से अपन दो प्रॉब्लम, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एक क्या होता है, एक आपके पास में सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज ऑथ होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथ में आप क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं। ओके, एक मॉड्यूल बनाएंगे और मॉड्यूल रेस्पेक्टिव सर्विसेज जो है अपने मिडिलवेयर में रखते हैं, क्योंकि आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है जब वो किसी भी सर्विस के पास जाती है तो सबसे पहले वो मिडिलवेयर वाली लेयर से जाती है। ठीक है, तो मिडिलवेयर के अंदर ही आप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करते हैं अपनी सर्विस का। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, इंटरव्यू आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में अगर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कर रहे हैं तो चलो ठीक है, आपने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर मान लीजिए कि मुझे इमीडिएटली किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को ब्लॉक करना है, तो आप उसको कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में? ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। जो भी चीजें आप यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो ना, तो आपका जो मॉड्यूल है ना वो दो चीजों पे काम करेगा। एक तो रियल टाइम कैशे, ठीक है, जो भी, तो सबसे पहले आपके पास जब रिक्वेस्ट आए तो आपने मॉड्यूल ने पहले कैशे में चेक करा ये वाला यूजर ब्लॉक तो नहीं है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप फिर उस टोकन को वैलिडेट करेंगे। अगर आप JWT टोकन यूज कर रहे हैं तो स्टेटलेस है, तो वहां पे अपन को कहीं और से डेटा चेक करने की जरूरत है नहीं, तो आप डायरेक्टली जैसे उसको डिकोड करेंगे, अगर उसका एक्सपायरी टाइम अभी आया नहीं है, अचीव नहीं हुआ है, तो वो इजीली वैलिडेट हो जाएगा और आप उसको आगे जाने दोगे। ठीक है, बट क्या इससे भी कोई बेटर सोल्यूशन है? हाँ, एक बेटर सोल्यूशन है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बोलते हैं नियरेस्ट कैशे। क्या बोलते हैं उसको? नियरेस्ट कैशे। मैं आपको यहाँ पे जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं वो बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कोई भी एचएलडी को डिजाइन करते हैं तो इंटरव्यू किसी भी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने एक तो बोला कि एक सेंट्रलाइज कैशे होगा रियल टाइम का, एक होगा नियरेस्ट कैशे। तो नियरेस्ट कैशे क्या होता है, जब आप कोई भी सर्विस को किसी भी
कंटेनर मोड में जब अप करते हैं तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, तो उसके लोकल कैशे में वो डेटा ऑटोमेटिकली चल जाए। तो बेसिकली हर कंटेनर क्या कर रहा होगा, एक सेंट्रल किसी क्यू को लिसन कर रहा होगा। उस क्यू में आप जो भी डेटा डालोगे वो डेटा यहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा। तो मैंने अगर किसी को ब्लैकलिस्ट करा है तो वाला डेटा यहाँ जाके अपडेट हो गया, और आपके पास जैसे ही रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले आपने अपने लोकल कैशे में चेक करा कि ब्लैकलिस्ट है या नहीं है। अगर आपकी किसी वजह से लोकल कैशे अगर करप्ट हो जाती है या फिर आपका पोर्ट रीस्टार्ट हो जाता है और फ्लैश हो जाती है, तो जैसे वो दोबारा आप आएगा तो दोबारा लोकल कैशे वो डेटा को पुल कर लेगा, ठीक है। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम जनरली रियल टाइम कैशे पे जाते हैं, तो आपके मॉड्यूल के अंदर आप लॉजिक लिख दोगे कि पहली रिक्वेस्ट जो आएगी सबसे पहले मुझे ब्लैकलिस्ट सब नेगेटिव पार्ट को पहले चेक करना है, उसके बाद मैं पॉजिटिव पार्ट को चेक करूंगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइज मॉड्यूल इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आपका यूजर काम करता है। अब आते हैं अपन ऑथराइजेशन वाले पार्ट में। ये तो ऑथेंटिकेशन हो गया। अब ऑथराइजेशन वाला पार्ट कैसे काम करता है, बेसिकली आपको उस वाले रिसोर्स का एक्सेस है या नहीं है। सो बेसिकली आपको उस वाली एपीआई को एक्सेस, आप उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, आप उस वाले फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। ये सारे कंट्रोल जो होते हैं रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स और रेस्पेक्टिव सर्विस उसका कंट्रोल रखती है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ऑथराइजेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे डिटेल में सारा चीज समझा कि ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, ऑथराइजेशन कैसे होता है, और एज केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। रियल टाइम में किसी यूजर को ब्लॉक करना है तो आपके रेस्पेक्टिव सर्विस को पता कैसे लगेगा, जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड वे में अगर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को जब आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अगर आप सेंट्रल प्लेस पे करोगे तो आपको एपीआई गेटवे पे तो सारा डेटा एक जगह मिल जाएगा, और आप यहीं से जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो मैं पता कर लूंगा ये वाला यूजर ब्लैकलिस्ट है, मुझे इसको यहीं से रिटर्न करना है। अदरवाइज आपकी सर्विस अगर ऑथेंटिकेशन कर रही है तो आपका तो सेंट्रलाइज केसेस जो मॉड्यूल है वो सेंट्रलाइज केसेस से बात करेगा, उसके बाद वो रेस्पेक्टिव काम करेगा। पहले नेगेटिव चेक बैलेंसेज होंगे, उसके बाद पॉजिटिव चेक बैलेंसेज होंगे, ठीक है। और इसका सेकंड तरीका क्या है, अगर आपको इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नियरेस्ट कैशे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जितने भी पोर्ट होंगे किसी सेंट्रल क्यू को लिसन कर रहे होंगे और अपने डेटा को अपडेट कर रहे होंगे। जैसे अपडेट आएगा उनको सारा का सारा डेटा आपको पुश करना पड़ेगा, तो आपको उसमें ओवरहेड ऐड हो जाता है, उसके चक्कर में फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने दो चीजों को डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। ये आपका यूजर वाला पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं आपसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के पास में। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस अगर मान लीजिए फूड डिलीवरी का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप आइटम्स की लिस्टिंग करेंगे। तो आइटम की लिस्टिंग कहां से होगी, आपके पास कैटालॉग में। बट कैटालॉग का डेटा आप रखते हैं सिक्वल के अंदर जनरली, क्योंकि उनमें रिलेशनशिप होता है इसलिए, ठीक है। तो उतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लगा के डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस कैटालॉग से एक पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे, काफका के थ्रू। जो भी डेटा इस कैटालॉग में अपडेट हो रहा है उस सारे डेटा को आपने क्या करा, काफका में पुश कर दिया। मतलब मान लीजिए कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, उसके स्पेसिफिकेशन, उसके एट्रीब्यूट, उसके कस्टम एट्रीब्यूट, ये प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन आपने काफका में पुश कर दी। पुश करने के बाद में आपने इस वाले डेटा को इलास्टिक सर्च में डाल दिया, तो आपके पास हर एक प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसमें उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्पेसिफिकेशन और एट्रीब्यूट सब चीजें रहेंगी। आपको जिस भी फील्ड पे अगर आपको क्वेरी करनी है और जिस पे परफेक्ट मैच निकालना है, आप सर्च के थ्रू निकाल सकते हो। सर्च को मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सर्च एक अच्छा और बड़ा आर्किटेक्चर होता है, उसमें बहुत सारे एज केसेस को सॉल्व करना होता है। तो सर्च के अलग से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आपके पास में यहाँ पे एक फिर सर्च सर्विस होती है, ठीक है। आप सर्च सर्विस होती है, या तो आप इसको सर्च सर्विस बोलो, आप इसको पर्सनलाइज सर्विस बोलो, आप इसको लैंडिंग पे सर्विस बोल लो, आप इसको होम पे सर्विस बोल लो, ठीक है। तो जनरली मैं इसको सर्च बोलता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पूरे कैटालॉग का डेटा एग्रीगेट हो गया, सर्च पे आ गया। जैसे आप पेज ओपन करेंगे, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, चाहे आप जोमेटो, स्विगी, किसी भी चैनल पे अगर आप हो हैं, तो आप जैसे उस पेज को ओपन करेंगे तो आपको पर्सनलाइज व्यू दिखेगा आपके रेस्टोरेंट पे, जहां पे आपने ऑर्डर किया है या फिर आपने नहीं किया है, तो उसके हिसाब से डिफॉल्ट व्यू दिखेगा। तो सारे आइटम्स की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो सर्च से पावर होती है, सारी इंफॉर्मेशन कहां से पावर होती है, सर्च से, ठीक है। यहां तक काम हो गया। अब जब उस वाले व्यू में जब आपको कोई आइटम ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ऐड होता है। तो ऐड कैसे काम करता है, देखो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो बेसिकली पहले हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन समझा, फिर हमने समझा कि आप जो पहला पेज डिस्प्ले करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन होता है, सर्च। सर्च के अंदर आप कैटालॉग का डेटा डाल दो, किसी बिजनेस का डेटा, जो भी आपको पहले पेज पे रेंडर करना है ना, वो आप सर्च में डालेंगे। आप सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर मान लीजिए आपको अगर कोई जोमेटो पे अभी अपन है, तो अपन को एक क्या बोलते हैं, मुझे कढ़ाई पनीर अगर ऐड करना है, तो आप ऐड पे क्लिक है, सबसे पहले आप रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करेंगे, ठीक है, अपनी लोकेशन के आसपास। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, क्या बोलते हैं, ऐड बटन पे। तो आपको अगर कोई आइटम ऐड करना है तो आप आइटम जैसे ऐड करेंगे, तो मैंने बोला था कि ऑर्डर सर्विस के साथ मैंने कार्ट सर्विस का भी डिस्कशन करा था।
तो अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा स्केल है तो आप कार्ट सर्विस को अलग से बना सकते हैं, बट जनरली बहुत सिंपलिसिटी में अगर आप जाओगे तो अगर आपके पास में अगर लिमिटेड लोड है ना, तो आप कार्ट को ऑर्डर के साथ ही मर्ज कर दो। तो आपको एक कार्ट की टेबल होगी, कार्ट आइटम की टेबल होगी और एक रिजर्व इन्वेंटरी की टेबल होगी। अगर जिसने भी पिछले डीबी स्कीमा की वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले, उसके बाद इस वाले सेशन पे आए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे रेफरेंस मेरे पिछले वाले सेशन से लेके आ रहा हूं, क्योंकि डीबी स्कीमा इसलिए मैटर करता है किसी भी एचएलडी में, तब जाके आप एक बेस्ट एचएलडी डिजाइन कर सकते हो। अगर आपका डीबी स्कीमा क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अब आता हूं मैं कार्ट। तो बेसिकली वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? ऑर्डर सर्विस की, क्योंकि कार्ट ऑर्डर सर्विस का पार्ट अभी अपन मान के चल रहे हैं। तो आपने कार्ट में आइटम ऐड कर दिया और फिर आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑर्डर की एक टेबल होगी, उसमें एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो कैसे काम करा? सबसे पहले यूजर ने वैलिडेट करा। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि यूजर एक सेंट्रल सर्विस है जो कि वैलिडेशन कर रही है। उसके बाद में आपने कैटालॉग और सर्च को मर्ज कर दिया। ठीक है, कैटालॉग एक सर्विस है, कैटालॉग से गया डेटा सर्च के पास में। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप समझ पाए। सर्च तक रिक्वेस्ट आ गई, उसके बाद आपने ऐड कार्ड करा, तो ऐड कार्ड में आपके पास कार्ट स्लैश ऑर्डर। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर बन गया। अब ऑर्डर जैसे आप बनाओगे तो आप पेमेंट पेंडिंग में बनाओगे। अब ऑर्डर के बाद में कॉल जा रही है पेमेंट सर्विस पे। ठीक है, अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए यूजर ने दो पेमेंट मेथड चूज करे, अगर मान लीजिए जैसे जोमेटो पे वॉलेट का भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो आपको जो भी कैशबैक मिलता है वो आपके वॉलेट में चले जाता है। ठीक है, वॉलेट का डीबी स्कीमा हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है। ठीक है, तो आपके पास जब एक वॉलेट सर्विस होगी, ठीक है, इसमें आपके पास पूरा डेटा होगा, तो आप क्या करता है, यूजर की डिफॉल्ट में उसके वॉलेट पे टिक होता है और उसके बाद अगर मान लीजिए 100 रुपए बचे हैं, बेसिकली 80 रुपए तो उसके वॉलेट से कट गए, अब 100 रुपए जब बचे तो टोटल 180 का आइटम अपने पास में। ठीक है, अब 100 रुपए जो बचे उसके लिए आपने कोई पेमेंट मेथड चूज कर लिया। पेमेंट मेथड की लिस्टिंग कैसे करते हैं हमने पेमेंट डीबी स्कीमा डिजाइन में समझा था। ठीक है, और वर्जन के हिसाब से समझा था और यूजर के हिसाब से समझा था। तो यूपीआई हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, और पे लेटर हो सकता है, सिंपल वगैरह भी अगर आप यूज करते हैं तो। ठीक है, तो अगर 100 रुपए उसने टिक करा तो यहाँ पे दो पेमेंट मेथड हो गए, तो वॉलेट डिफॉल्ट का हो गया, एक दूसरा आपके पास में हो गया जो भी आप चूज करेंगे पेमेंट मेथड। तो उसके बेसिस पे ऑर्डर वाला जो सर्विस होता है उसमें ऑर्डर पेमेंट का टेबल होता है, उसमें अपन दो एंट्री बना देंगे, दोनों पेमेंट मेथड क्रॉसफंडिंग। ठीक है, अगेन पुराने वाले सेशन में हमने बताया था। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में ये रिक्वेस्ट जाएगी। अब देखो वॉलेट को आप से आपको 80 रुपए काटने हैं और 100 रुपए उस वाले यूजर के फोन पे या उसके क्या बोलते हैं यूपीआई से काटने हैं। तो अब यहाँ पे समझना, तो ऑर्डर सर्विस वॉलेट से भी माइनस करेगा। ठीक है, और ऑर्डर सर्विस पेमेंट को भी बोलेगा इससे 100 रुपए काट लो। तो ऑर्डर सर्विस दोनों सर्विस से बात करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अब ये आइडियली होना कैसे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो होगा क्या कि ऑर्डर बोलेगा कि 80 रुपए तो वॉलेट के और 100 रुपए आपको यूपीआई से काटने, तो पेमेंट सर्विस फिर वॉलेट से बात करेगी। ठीक है ना, डायरेक्टली ऑर्डर सर्विस वॉलेट को नहीं बोलेगा आप 80 रुपए काट लो, ये सिर्फ पेमेंट को बोलेगा, क्योंकि पेमेंट का काम पैसा डिटेक्ट करना है, वो चाहे थर्ड पार्टी को बोल के करे चाहे किसी इंटरनल सर्विस को बोल के करे। ठीक है, तो पेमेंट सर्विस क्या करेगा, वॉलेट को बोलेगा 80 रुपए की आप इसकी डेबिट मारो। ठीक है, और 100 रुपए की उसको बोलेगा यूपीआई को कि 100 रुपए का इसका डेबिट मारो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट में सारी एंट्रीज आ जाएंगी और पेमेंट सर्विस ऑर्डर सर्विस को अपडेट कर देगी कि हमने इसका पेमेंट काट लिया है। जैसे ही ऑर्डर सर्विस सक्सेस पेमेंट के साथ अपडेट हुआ, ठीक है, उसके बाद फुलफिलमेंट वाला प्रोसेस होता है, तो आपके पास जो कॉल जाएगी वो फुलफिलमेंट के पास में जाएगी यहां से। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोमो। सो बेसिकली जब आप कोई भी ऑर्डर जब आप करते हैं तो आपको प्रोमो का ऑप्शन मिलता है, प्रोमो की लिस्टिंग आती है जो कि हमने प्रोमो डीबी स्कीमा डिजाइन में समझा था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर पे कोई प्रोमो जब लगा होगा तो पहले प्रोमो वैलिडेट होगा। तो ऑर्डर जब आप कोई भी प्लेस करते हैं तो प्री वैलिडेशंस होते हैं, और प्री वैलिडेशन दो जगह होते हैं। बेसिकली फुलफिलमेंट लेवल के पहले तो आप ऑर्डर पे कैटलॉग लेवल पे कर लेंगे, उसकी प्राइसिंग ठीक है ना, आइटम एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, ये सारी चीजें हो गया। अगर आप किसी ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो अगर आप जोमेटो की बात करेंगे तो रेस्टोरेंट ऑफ तो नहीं है ना, सब चीजें है, वो एक्सेप्ट तो कर रहा है ना ऑर्डर। ठीक है, और जो प्राइसिंग है वो ठीक है कि नहीं है, ये सारे वैलिडेशन हो गए। उसके बाद में फिर आप उसको फुलफिलमेंट के लिए भेज देते हो। उसने जो प्रोमो लगाया उसका भी वैलिडेशन होता है, प्रोमो सर्विस से बात करी जाती है कि ये वाला यूजर के इस वाले प्रोमो के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं से उसको फील्ड मार्क कर देगा, अगर यस है तो आगे बढ़ने देगा। तो जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो उससे पहले भी वैलिडेशन चेक जाता है। वो वैलिडेशन चेक कैसे जाता है, तो देखो इसके दो तरीके होते हैं यहाँ पे भी ना डिजाइन करने की। तो थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। उसका कारण क्या है कि आप लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो चीजों में। सो बेसिकली जब आपके पास में ऑर्डर की रिक्वेस्ट आती है उससे जस्ट पहले एक वैलिडेशन की कॉल जाती है, जो कि आपने जो भी पूरे फाइनल व्यू में बनाया है ना वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो वैलिडेशन की कॉल में, ठीक है, तो वो जनरली सबसे पहले अगर आप आइडियल वैलिडेशन की बात करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए कि आइटम जो है आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, तो आइटम का वैलिडेशन हो जाएगा उसकी भाई इन्वेंट्री है कि नहीं, इन्वेंट्री चेक हो गया, ठीक है। प्राइस का वैलिडेशन हो गया कि जो प्राइस मैं दिखा रहा हूँ वही प्राइस है, प्राइस बढ़ गई है, अगर आपके पास डायनामिक प्राइसिंग है तो बढ़ गई है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी डायनामिक प्राइसिंग सेट करते हैं तो कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लिए करते हैं, अगर उस ड्यूरेशन में यूजर ने अगर ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो फिर आप उसको वापस कार्ड वापस बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बारे में फिर बाद में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो आइटम हो गया, वैलिडेशन हो गया, उसके बाद में अगर उसने प्रोमो लगाया तो प्रोमो का वैलिडेशन हो गया। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, तो इसके दो तरीका, अगर मान लीजिए कि आपको एक ही कॉल में मल्टीपल चीजों का वैलिडेशन अगर आपको करना है, तो जब आप जैसे क्रिएट ऑर्डर करते हैं तो उस समय आप एक वैलिडेशन की कॉल मार दें, ठीक है। तो ऑर्डर क्रिएट करते समय आप इंटरनली आपने पहले प्रोमो सर्विस से बात कर लिया, कैटलॉग सर्विस से बात कर लिया, प्राइसिंग सर्विस से बात कर लिया, ठीक है। जब डायनामिक प्राइसिंग की बात होती है तो प्राइसिंग सर्विस अलग होती है, कैटलॉग के अंदर नहीं रखते फिर प्राइसिंग को, क्योंकि वो रूल इंजन ड्रिवन होती है इसलिए, ठीक है। उसके बाद में वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर उसने ऑर्डर क्रिएट कर दिया और पेमेंट को आगे कॉल करके बोल दिया अब इसका पैसा काट लो, ठीक है। इस तरह से वैलिडेशन होता है। तो प्रोमो सर्विस क्या करती है, प्रोमो का वैलिडेशन करती है ना। इसके बाद में अपन आगे भी आएंगे। फिर उसके बाद सब चीजें वैलिडेट होगी, पेमेंट हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद अब हम उसको फुलफिलमेंट के लिए भेज देंगे। अगर आपको डिलीवरी करनी है तो आप एक रेस्टोरेंट को ऑर्डर दे दोगे, अगर आपको अमेजोन पे तो आप उसको ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसका लॉजिस्टिक वाला जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो फुलफिलमेंट के आगे फिर इसका शिपमेंट का, लॉजिस्टिक का, ये सारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का बिजनेस सोचो, चलो मैं एक बार एक नया बिजनेस सोचते हैं कि आपको अगर राइड करना है, ठीक है, तो आप बेसिकली ओला पे गए, उबर पे गए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना सबसे पहले जो होम पेज खुलेगा उसको अपन सर्च से ड्राइव करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। और फिर आपने स्टार्ट और एंड पॉइंट डाला, स्टार्ट और एंड पॉइंट जैसे आपने डाला उसके बेसिस पे फिर आपको कुछ सजेशंस आएंगे कि आपके पास में ये मिनी और क्या बोलते हैं, ये मिनी है, ये पूल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है और इस प्राइसिंग के साथ में अवेलेबल है, ठीक है ना। ऑटो है, बाइसिकल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये कहां से ड्राइव हो रही है, कैटलॉग, बेसिकली वो सर्विसेज है आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कैटलॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कैटलॉग बहुत जनरल टर्म होता है, ठीक है ना। और उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्विसेज, किस किस तरह की सर्विसेज उस वाले जियो लोकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जियो लोकेशन वगैरह का वैलिडेशन होता है। जब बंदा कोई भी डेस्टिनेशन डालता है उससे पहले जियो लोकेशन व्हाइट लिस्ट है या नहीं है वो सारा वैलिडेशन होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन का पूरा वैलिडेशन होता है। उसके बाद में फिर चीजें आगे जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसमें प्रोमो भी लगा देंगे। और जैसे बंदे ने फिर फाइनली प्लेस कर दिया कि भाई मुझे बुकिंग करनी है, तो आप उसने आपने उसका एक ऑर्डर बना दिया, बेसिकली ट्रिप बना दी उसकी। और ट्रिप बनाने के बाद फिर आपने ड्राइवर को फाइंड करने की कोशिश कर ली, मतलब आप उसका फुलफिलमेंट करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, फुलफिलमेंट करने जा रहे हैं आप उसके लिए। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जर्नी आपको दोनों सेम से दिखेगी, राइट, ठीक है। यहां से हट गया था तो मैं वापस लिख देता हूं। सो किसी भी तरह का आप एग्जांपल ले लो तो आपको एक यूजर होगा, एक ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको सर्च का यूज करना पड़ेगा, जहां पे 99% केस में आपको सर्च का यूज करना पड़ेगा। फिर आपको कैटालॉग, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ेगी, जहां पे वैलिडेशन के हिसाब से। बस राइड हेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें क्या होती है कि आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन के वैलिडेशन के बेसिस पे सर्विसेज दिखानी पड़ती है, क्या एप्लीकेबल है क्या एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप जितने भी सिस्टम देखेंगे उन सब में ये सब चीजें वैलिड होंगी, ठीक है। तो अपन एक आइडियल सिनेरियो और रियल वर्ल्ड एग्जांपल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वॉलेट सर्विस हो गया, फुलफिलमेंट हो गया। तो अगर आप ओवरऑल फ्लो देखेंगे तो ये ओवरऑल फ्लो कैसे काम करता है, अब अपन इसका थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं सब हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। सो ठीक है, सब हटा दिया मैंने यहां से, है ना। अब यहां पे आप बात समझने की कोशिश करना। तो अगर आप हाई लेवल आर्किटेक्चर देखेंगे तो किस तरीके से आपको दिखता होगा, ये आपके पास में एक यूजर सर्विस है, ठीक है। ये आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है। ये आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस हो गई, ये आपके पास यूजर सर्विस होगी। आपके पास में एक ऑर्डर सर्विस है, आपके पास में एक पेमेंट की सर्विस है, और आपके पास एक वॉलेट सर्विस है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपके पास में कुछ कॉमन सर्विसेज जो है उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे सर्च, ठीक है। और आपके पास एक कैटालॉग सर्विस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इन सर्विसेज में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो आपके पास जब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले यूजर से आपने वैलिडेट कर लिया, वैलिडेट करने के बाद आप रेस्पेक्टिव जंक्शन पे जाएंगे। रेस्पेक्टिव जंक्शन क्या होगा, आपके सबसे पहले जंक्शन बनेगा, आपके पास सर्च पे कोई रिक्वेस्ट आएगी। सर्च पे रिक्वेस्ट आने के बाद जब बंदे ने ऐड करा तो ऐड करने के बाद में आप उसको कॉल करेंगे, किसको, पेमेंट की एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ पे एपीआई कॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे आप फाइनल वाली जर्नी पे जाएंगे
कि आपको मान लीजिए पेमेंट अब करना है, तो पेमेंट करना है तो ऑर्डर पेमेंट से बात कैसे करता है, तो बेसिकली ऑर्डर पेमेंट से सिंक में बात करना है, मतलब एपीआई कॉल के थ्रू बात करता है। मैं यहाँ पे जो चीजें मेंशन कर रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। और ऑर्डर सर्विस जो है वो नोटिफिकेशन से कैसे बात करती है, वो असिंक में बात करती है, ठीक है, काफका के थ्रू। मैं काफका का एग्जांपल लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा रिलायबल काफका ही लगता है इसलिए, ठीक है। तो आप काफका के थ्रू नोटिफिकेशन सर्विस से बात करेंगे। अब आपने बोला कि ऑर्डर सिंक में बात करेगा और पेमेंट वॉलेट से कैसे बात करेगा, सिंक में बात करेगा, क्योंकि आपको अगर पेमेंट डिटेक्ट करना है, अदरवाइज फिर मैंने आपको दो चीज बताई थी माइक्रो सर्विस में क्या होता है, एक कोरियोग्राफी होता है, एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है, लेकिन सही तरीका क्या होता है आपके पास में, सिंक में जाना, क्योंकि आप सेम ट्रांजेक्शन में सारी चीजें करना चाहते हैं इसलिए, अदरवाइज आपको लोकल ट्रांजेक्शन कमिट करने पड़ेंगे जो कि काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम सिंक में जाएंगे वॉलेट के ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंक पे बात हुआ, ये कैटालॉग सर्विस है, तो ऑर्डर सर्विस कैटालॉग से कैसे बात करती है, ठीक है, ये भी सिंक में बात करेगी, ठीक है। सर्च सर्विस कैटालॉग से कैसे बात करते हैं, तो कैटालॉग सर्च को डेटा जो होता है वो असिंक में बात करता है, मतलब वही अगेन काफका के थ्रू बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो रेस्पेक्टिव बिजनेस होते हैं उनके हिसाब से आपको कुछ अलग अलग सर्विसेज और बनाने पड़ती है। जैसे अगर आप राइड हेलिंग की बात करेंगे, अगर आप डिलीवरी सर्विस की बात करेंगे तो आपको ड्राइवर की एक सर्विस बनानी पड़ेगी, फिर ड्राइवर की डिस्कवरी के लिए आपको एक अलग से प्रॉक्सी सर्विस बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी सर्विसेज आप अलग से बनाओगे तो वो कब बनेंगी, सर्च बंदे ने करा, सर्च में सब वैलिडेशन पास हो गए, उसके बाद आपने उसको लिस्टिंग दिखा दी कैटलॉग से, आपके पास में 6-7 बिजनेस है, ये सर्विसेज है, उसकी आपने लिस्टिंग दिखा दी, लिस्टिंग दिखाने के बाद जब बंदे ने किसी चीज पे ऑर्डर क्लिक करा तो उसके बाद में ऑर्डर बन गया, प्रोमो लग गया, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि ऑर्डर सर्विस प्रोमो से बात कैसे करती है, तो बेसिकली जैसे प्रोमो का वैलिडेशन होगा तब तो बात करेगी सिंक में, ठीक है। लेकिन जैसे प्रोमो वैलिडेट हो गया, समझने की कोशिश करना, प्रोमो जैसे वैलिडेट हो गया और वैलिडेट होने के बाद बंदे का पेमेंट जब सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पहले वैलिडेशन होता है उसके बाद पेमेंट सक्सेस होता है, उसके बाद में वो क्या करेगा बताओ, उसके बाद उसका उसने प्रोमो को असिंक वे में बताया कि अब आपको ये वाला प्रोमो इस वाले यूजर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप असिंक वे में असिंक वे में, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ऑर्डर सर्विस असिंक वे में प्रोमो को बताएगी, ठीक है, असिंक वे में प्रोमो को बताएगी कि अब आप इसका प्रोमो लगा दो, ठीक है। तो पीछे से बिहाइंड द सीन प्रोमो लगा देगी, अगर उस प्रोमो में या तो डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट पता लग ही जाएगा, क्योंकि आपने जब सिंक में कॉल वैलिडेट करा था तो आपको डेटा मिल गया था, डेटा मिलने के बाद आपने कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बेसिस आपने पेमेंट डिटेक्ट कर लिया, पेमेंट डिटेक्ट करने के बाद में फिर आपने जैसे पेमेंट सक्सेस हुआ आपने असिंक में कॉल भेज दिया, एक प्रोमो को और एक फुलफिलमेंट को भेज दिया, तो प्रोमो ने जब करा तो प्रोमो ने अपने डीबी में एंट्री बना ली, और उसको अगर उस डिस्काउंट के क्रॉसपोर्डिंग कैशबैक भी भेजना था तो प्रोमो असिंक में, ठीक है, प्रोमो असिंक में कहां गया, सॉरी 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 सॉरी, सो प्रोमो असिंक में इससे भी बात करता है, वॉलेट से, सिंक में बात नहीं करता है, प्रोमो असिंक में बात करता है वॉलेट से, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि होचपोच होगी ये चीजें, लेकिन मैं इसलिए बोलता जा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो प्रोमो वॉलेट सर्विस से सिंक में बात करता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि यूजर सर्विस पे पहले वैलिडेशन हुआ, फिर आपके पास सर्च सर्विस पे आया, सर्च सर्विस से एपीआई कॉल हुआ तो आपके पास में ऑर्डर बना, ऑर्डर जब आपके पास बनेगा उसके बाद उसका पेमेंट सिंक पे होगा, वॉलेट का डिटेक्शन भी सिंक पे होगा, ठीक है। कैटलॉग जो है आपके पास में असिंक में सर्च पे डेटा अपडेट करेगा, उसके बाद में फिर आपने बोला कि मेरे पास जो ऑर्डर है वैलिडेशन करेगा प्रोमो से फुलफिलमेंट से, तो दोनों सिंक में करेगा, फुलफिलमेंट से वैलिडेशन भी सिंक में करेगा, ध्यान रखना किसमें करेगा, सिंक में करेगा। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, अब ये फाइनली यहाँ पे जो है फुलफिलमेंट से बात कर रहा है, क्योंकि इसका पेमेंट भी सक्सेस हो गया। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन है ना ये सिंक में होता है, क्योंकि वैलिडेशन सारे आप सिंक में करोगे, नेटवर्क कॉल होगी इसके अंदर, क्यों, क्योंकि आपको रियल टाइम चीज अपडेट करनी है इस वजह से, है ना। तो और फुलफिलमेंट जब सब चीजें प्रोमो भी लग गया, ऑर्डर भी बन गया, पेमेंट भी हो गया, अब आप फुलफिलमेंट सर्विस को सिंक में बोल दोगे अब तुम इसको फुलफिल कर दो, डिजिटली फुलफिल कर दो या फिजिकली फुलफिल कर दो, ठीक है। इस तरीके से एक पूरा का पूरा ओवरव्यू काम करता है। तो बेसिकली आपसे इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है कि यहाँ पे सिंक कॉल क्यों करोगे, यहाँ पे सिंक कॉल क्यों करोगे, और हर स्टेट में जब आपको नोटिफिकेशन भेजना है तो जितनी भी रेस्पेक्टिव सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल फुलफिलमेंट को एक नोटिफिकेशन भेजना है, ऑर्डर को भेजना है, प्रोमो को भेजना है, तो ये सारी सर्विसेज असिंक मोड में नोटिफिकेशन सर्विस से बात करेगी। हमने नोटिफिकेशन के एचएलडी डिजाइन में डिटेल में समझा था, ठीक है। इसके माध्यम से आप किसी भी तरह के एचएलडी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप उसका एग्जांपल लेके देख ले, आप इसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर ले। कुछ प्लेटफॉर्म लेवल की सर्विसेज होती हैं जिनका हमको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए, उनका डीबी स्कीमा डिजाइन बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूजर नोटिफिकेशन करती है आपकी प्लेटफॉर्म लेवल की सर्विसेज है। आप प्रोमो को भी प्लेटफॉर्म लेवल बोल सकते हैं, चाहे एक बिजनेस मल्टीपल बिजनेस सेम प्रोमो सर्विस को यूज करेंगे
मल्टीपल बिजनेस अगर आपके पास है तो वो सेम ऑर्डर को, सेम पेमेंट, सेम वॉलेट को यूज करेंगे तो ये सारी सर्विसेज फिर आपके पास में प्लेटफॉर्म लेवल की सर्विसेज बन जाएगी और इनका यूज करके आप किसी भी तरीके का आर्किटेक्चर इजीली बना सकते हैं। अब इनमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हमने उसके बारे में डिटेल में समझा था कि एचटीटीपी कॉल होता है, जीआरपीसी होता है, इवेंट बेस होता है। तो आप असिंक वाली जितने भी कॉल देख रहे हैं वो इवेंट बेस है और बाकी जीआरपीसी कॉल है और एचटीटीपी कॉल है। डिपेंड करता है आपको आप किसके लिए क्या चूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि ये जितनी भी सर्विसेज मैंने बताई है तो इनका अब आपको एलएलडी बेटर वे में डिजाइन कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली आप सही सर्विस चूज ही तब कर पाओगे जब आप एक डोमेन ड्रिवन अप्रोच पे जाओगे। तो एक क्या होता है, एलएलडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डोमेन ड्रिवन पे जाना। सो बेसिकली आपके प्रोडक्ट की नीड क्या है, ठीक है, उसकी चॉइसेस के बेसिस पे आपके उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ उसके कुछ उसके पोस्ट और प्री एक्शंस होंगे, है ना। तो उसके बेसिस पे आप सर्विसेज डिफाइन करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको वापस एक बार हटा रहा हूं क्योंकि इसमें आपको फिर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए डिलीवरी सर्विस की बात करूं, डिलीवरी सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज यूज हो सकती है। यूजर यूज हो जाएगा, प्रोमो यूज हो जाएगा, कैटालॉग यूज हो जाएगा, सर्च यूज हो जाएगा, ऑर्डर, पेमेंट और वॉलेट, ये सारे यूज हो जाएंगे। ये तो कॉमन है सारे। इसके बाद में सबसे अलग चीजें कौन सी है, ड्राइवर असाइनमेंट। ठीक है, ड्राइवर असाइनमेंट, इसकी आप एक अलग से सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, एक ड्राइवर ऑनबोर्डिंग होगा आपके पास में। ठीक है, किस रीजन पे कौन सा ड्राइवर है और ड्राइवर का वैलिडेशन करने के लिए, एक तो ये जनरल वैलिडेशन यूजर हो गया, एक आप ड्राइवर का अलग से सर्विस बना देंगे जो कि आपके ड्राइवर का वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, किस रीजन पे कैसा मैप है और ड्राइवर असाइनमेंट क्या करेगा, करंट लोकेशन के बेसिस पे जो भी ड्राइवर अवेलेबल होगा उसको ड्राइवर असाइनमेंट बोल देंगे आप। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। और फिर इन ड्राइवर को जो पेमेंट करना होगा तो वॉलेट के आगे एक और सर्विस बनेगी। फिर मैं बिजनेस के नीड के हिसाब से बता रहा हूं। तो आपको फिर जैसे आपने अगर डिलीवरी करा, आपको उसका 10 रुपया मिला तो 10 रुपया आपको फिर मंथ एंड में मिलेगा ना, तो उसके लिए आपको सेटलमेंट की सर्विस बनानी पड़ेगी। ठीक है, सेटलमेंट की एक सर्विस बनेगी जो कि वॉलेट से सारा डेटा उठाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, हमने एस्क्रो वॉलेट का कंसेप्ट डिस्कशन करा था। तो जितने भी ऑर्डर का पैसा पहले एस्क्रो वॉलेट में जाता है, तो जोमेटो को कितना जाना है, ड्राइवर को कितना जाना है, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो वॉलेट सर्विस में सारी एंट्री बन जाएगी। तो आपका B2B वॉलेट का भी एक यूज केस बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली एक सेटलमेंट की सर्विस बन जाएगी आपके पास में, एक ड्राइवर असाइनमेंट, एक ड्राइवर की सर्विस बन जाएगी। इससे आपका मोटा मोटा जोमेटो कवर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको एक अलग से सर्विस बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, वेंडर ऑनबोर्डिंग। तो बेसिकली वेंडर आपके पास में कौन होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, राइट, रेस्टोरेंट्स होंगे, है ना, उसकी एक सर्विस बन जाएगी। आपके पास में एक प्रोमो की एक सर्विस हो जाएगी। ठीक है, प्रोमो मैंने बना दिया। ठीक है, प्रोमो मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या आपके पास में सर्विस हो सकती है, आपके पास फुलफिलमेंट, एक कॉमन फुलफिलमेंट सर्विस तो बनी जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को सोचा जाता है कि आपको कौन सी सर्विस बनानी है। तो बेसिकली पहले सारे यूज केसेस को डोमेन वाइज पहले आप सब चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद में फिर आप डिफाइन करेंगे कि मुझे कौन कौन सी सर्विसेज बनानी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास हो गया डिलीवरी वाला। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऊबर का बनाना है, तो ऊबर के केस में देखो ये सब चीजें कॉमन हो सकती है, राइट, सर्च हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, वॉलेट है, कैटालॉग है। कैटालॉग बेसिकली उसके पास सर्विसेज हो जाएंगे, उस वाले रीजन में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, और ऑर्डर बनाएगा तो उसका काम हो जाएगा। उसके बाद में उसकी भी पॉस्ट मतलब उसकी ट्रिप की हिस्ट्री वगैरह कैसे दिखानी है, उसके लिए फिर आप एक अलग से एक सर्विस बना सकते हैं बेसिकली, राइट, एक हिस्ट्री के लिए अलग से सर्विस बना सकते हैं, है ना। और फिर अगेन वो ड्राइवर और ड्राइवर असाइनमेंट का एक अलग से बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक ड्राइवर असाइनमेंट बन जाएगा आपके पास में। फिर उसके बाद आपको एक सेटलमेंट का सर्विस बन जाएगा। ठीक है, एक सेटलमेंट अलग से आपके पास बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपके सारे यूज केसेस यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हमने समझ लिया, सर्विसेज डिसाइड कैसे करते हैं हमने समझ लिया, एलएलडी बनाने के लिए डोमेन ड्रिवन अप्रोच पे जाना पड़ेगा ये भी हमने समझ लिया, एक हाई लेवल आर्किटेक्चर किस तरीके से दिखता है हमने ये भी समझ लिया। और इन सबका बेस रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा बेस का डिजाइन समझना पड़ेगा। तो एक इस वाली एचएलडी प्रॉब्लम के थ्रू हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू समझा किस तरीके से चीजों को अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आप किसी भी एचएलडी प्रॉब्लम को बेस्ट वे और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और आगे आने वाले सेशंस में मैं पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल लूंगा और उसको हम डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वाले सेशन से आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक हेल्प मिलेगी एक बेटर एचएलडी डिजाइन करने में। ठीक है, तो इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।